बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। रशिया और यूक्रेन की जंग को 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है और इसमें अब तक हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, कई 100 अरब डॉलर्स का नुकसान दोनों साइड्स पे हो चुका है, यूक्रेन वालों का भी और रशियंस का भी। लेकिन अभी तक दूर दूर तक इस जंग के खात्मे की कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही। इसी दौरान मुख्तलिफ मुल्कों ने कोशिश की, मीडिएशन की और मामला हल करने की। तुर्की ने भी कोशिश की और इंडिया ने भी अपनी तरफ से कोशिश की और बहुत सारे और मुल्कों ने कोशिश की, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। अलबत्ता अब चाइना इसके अंदर कूदा हुआ है और मार्च के अंदर जो चाइना के सदर गए थे वहाँ मॉस्को के अंदर, तो वहाँ पर उन्होंने पीस प्लान का ऐलान भी किया हुआ था। उस पीस प्लान को इम्प्लीमेंट कराने के लिए चाइनीज़ इस वक्त भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और चाइना के जो टॉप डिप्लोमेट हैं ली हुई, इनका दौरा हुआ यूक्रेन के अंदर और यूक्रेन में इन्होंने डिस्कस किया पीस प्लान उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ना यूक्रेन के, उनके साथ, और वहाँ से यूक्रेन से फिर वो मॉस्को चले गए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ली हुई जब यूक्रेन पहुंचे तो उनकी क्या बातचीत हुई है यूक्रेन वालों के साथ और यूक्रेन वालों ने उनको क्या मैसेज दिया है जो कि उन्होंने जाकर डिस्कस करना है मॉस्को के साथ। तो इस हवाले से वेस्टर्न मीडिया के अंदर जो खबरें आ रही हैं वो कुछ ज़्यादा बेहतर मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यूक्रेन ने एक बड़ी सख्त शर्त यहाँ पर आयद कर दी है जो कि मुझे नहीं लग रहा कि पुतिन जो है वो एक्सेप्ट करने की पोजीशन में होगा। यूक्रेन ने कहा है कि हम जंग बंदी तो कर देंगे, लेकिन जंग बंदी के लिए हम एक बड़ी शर्त उन्होंने ये रखी है कि हमारे जितने भी इलाके रशिया लेकर गया है वो हमें वापस देंगे तो जंग बंदी करेंगे। पहले मरहले में उन्होंने ये अपनी डिमांड सामने रखी है कि सारे के सारे हमारे इलाके जो कि आपने ले लिए हैं रशियंस ने, वो हमें वापस करें, फिर हम जंग बंदी कर देंगे। नाउ उसूली तौर पर मैं आपको एक बात बताऊं, निगोसिएशंस जब स्टार्ट होती है ना दो मुल्कों के दरमियान, तो हमेशा आप याद रखिए कि पहले मरहले में जो डिमांड्स दोनों जानिब से सामने आती हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं। ये फर्स्ट फेज़ होता है, हर जगह आपको यही नज़र आएगा, उसूल होता है। पहले पहले मरहले में मुल्क या फिर डिफरेंट पार्टियां अपने उसूली मौक़िफ़ पे आती हैं और वो बड़े सख्त होते हैं। इसके बाद जो ही मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं ना तो दोनों साइड्स थोड़ा थोड़ा करके पीछे हट रही होती हैं और फाइनली किसी समझौते पर पहुंच रहे होते हैं, किसी एग्रीमेंट पे पहुंच रहे होते हैं। यहाँ पर यही हुआ है। यूक्रेन ने पहले मरहले में सख्त तरीन कंडीशन आयद कर दी है जंग बंदी के लिए कि हमें हमारा इलाका वापस करो। मसला यह है कि वो जो लुहानस्क और डोनेस्टिक रीजन्स हैं उनको तो रशिया ने आज़ाद करवा के और उनको अलग रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया हुआ है और बहुत सारे इलाकों को तो उन्होंने अनेक्स भी कर दिया और रशिया का हिस्सा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है वहाँ पे। और बल्कि ये भी बता दूं आपको कि कुछ मुल्कों ने तो तस्लीम भी कर लिया है उन इलाकों को एज ए सेपरेट कंट्री, डोनेस्टिक और लुहानस्क वालों को। तो ये सारा प्रोसीजर रिवर्स होना मुझे नहीं लग रहा कि इतना आसान होगा रशिया के लिए। रशिया शायद इस डिमांड को ना माने, लेकिन अब आगे चल के देखते हैं कि क्या चाइना यहाँ पर कोई फार्मूला लेकर आता है ऐसा जो कि दोनों मुल्कों को एक्सेप्टेबल भी हो। बाय द वे यूक्रेन जो है ये चाइना के BRI का मेंबर है। शायद आप में से बहुत सारे लोग ये बात ना जानते हो, यूक्रेन भी BRI के अंदर है। द गार्डियन ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इस हवाले से लगाई है, डिटेल उन्होंने बताया कि वहाँ पर क्या हुआ यूक्रेन के अंदर। द गार्डियन कह रहा है कि यूक्रेन टेल्स चाइना एंड वाई it will not give up territory to Russia as price of peace. Li Hui, the highest ranking Chinese diplomat to visit Ukraine since the Russian invasion, is on a European tour to promote Beijing's peace plan. अच्छा, वैसे एक गुड न्यूज़ ज़रूर सामने आई है इस दौरान यूक्रेन से, और वो गुड न्यूज़ ये है कि तैयब एर्दोगान की सरबराही में जो दुनिया के अंदर एक वीट की शॉर्टेज पैदा हो गई थी रशिया का जब हमला हुआ था यूक्रेन के ऊपर, तो ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े जो वीट एक्सपोर्टर्स हैं उनमें से एक हैं। दोनों के दरमियान जब जंग छिड़ गई तो वीट मार्केट दुनिया की हिल गई थी और एकदम से दुनिया में वीट की शॉर्टेज पैदा हो गई थी। आपको याद होगा हमारे रीजन्स के अंदर भी बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ा था। पाकिस्तान भी यूक्रेन से वीट इम्पोर्ट कर रहा था, उसके लिए भी प्रॉब्लम्स बढ़े थे। बांग्लादेश भी यूक्रेन से और रशिया से वीट इंपोर्ट कर रहा होता था, उसके लिए भी प्रॉब्लम्स बढ़े थे। इसी दौरान बांग्लादेश ने इंडिया से वीट लेने के मुआहदात किए थे, लेकिन इंडिया ने एन मौके पे वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। और जैसे रशिया वीट को डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर यूज़ कर रहा था जंग के शुरुआती दिनों में, वैसे ही कुछ इंडिया भी कर रहा था। अपनी वीट को डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर यूज़ कर रहा था।
लेकिन ये सारे जो मसाइल थे, ग्रेन शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज दुनिया में जो पैदा हो गई थी, उसको रिजॉल्व करने के लिए तैयब एर्दोगान, टर्की का जो प्रेसिडेंट है, वो सामने आया था और इसने दोनों मुल्कों को साथ बिठा के यूक्रेन और रशिया को एक एग्रीमेंट करवाया था कि आप दोनों की लड़ाई में जो ग्रेन के जहाज होते हैं जो कि टर्की से गुजर रहे होते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ मार्केट, क्योंकि ब्लैक सी का दरवाज़ा तुर्की है ना, ब्लैक सी एक बहुत बड़ा समंदर नहीं है, ये बहुत बड़ी एक झील है असल में, जिसका बॉर्डर कई सारे मुल्कों के साथ लगता है और इसका जो दरवाज़ा है ना वो तुर्की है। तो तुर्की ने दोनों मुल्कों को साथ बिठा के एक डील करवाई थी कि दोनों मुल्कों के जो वीट के जहाज़ हैं उसके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, ना यूक्रेन रशिया के जहाज़ों पे करेगा, ना रशिया यूक्रेन के जहाज़ों पे। इस डील के बाद दुनिया में फूड की जो सप्लाई थी वो बहाल हुई थी और स्टेबल हो गई थी मार्केट। लेकिन 18 मई को ये जो डील का टाइम फ्रेम था ना, ये ख़त्म होने वाला था। अब उसके बाद फिर से ये कंसर्न्स पैदा हो रहे थे कि अगर ये डील का टाइम फ्रेम ख़त्म हो गया तो फिर से वीट की मार्केट जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी, दुनिया में फिर से क्या फूड क्राइसिस पैदा होंगे। तो इस पे अगेन तैयब एर्दोगान ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम ये किया कि उस डील को 2 महीने के लिए उसने एक्सटेंड करवा दिया है, मतलब मज़ीद जो है 2 महीने तक रशिया और यूक्रेन ने उनकी बात मान ली है। द गार्डियन ने इस पे लिखा है कि प्रेसिडेंट रेसिप तैयब एर्दोगान थैंक्ड हिज प्रीशियस फ्रेंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया, his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky and UN Secretary General Antonio Guterres for their roles in extending the agreement. Erdogan made the grain deal announcement a day before it had been due to expire, scoring a diplomatic coup ahead of 28 May runoff election in Turkey when he is hoping to extend his 2-decade rule. तो तैयब एर्दोगान ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। यकीनी तौर पर इलेक्शंस के अंदर इनको इसका बेनिफिट भी होगा, लेकिन ये इलेक्शन से बढ़कर बात है। ये जो देखें चीज़ है ना, ये इंसानियत से जुड़ी हुई चीज़ है, ये ह्यूमैनिटी के लिए उसने किया है। तुर्की को खुद को कोई मसला नहीं है, एर्दोगान वालों के खुद के पास एज सच कोई फूड की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन मसला ये है कि दुनिया के बहुत सारे मुल्क, यूरोप के बहुत सारे मुल्क, मिडल ईस्ट के बहुत सारे मुल्क, वो जो हैं रशिया और यूक्रेन की वीट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो एर्दोगान की इस डील का सबसे बड़ा फायदा असल में उन मुल्कों को हुआ है। तो अब इस डील का एक्सटेंड होना यकीनी तौर पर आलमी बरादरी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अलबत्ता जहां तक ये यूक्रेन रशिया जंग के अंदर सीज फायर या जंगबंदी की बात है, तो मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें कुछ हफ्ते कुछ महीने लग सकते हैं। ये जो टॉक्स हैं ये लंबा चलेंगे, क्योंकि मसला इतना सिंपल नहीं है। यूक्रेन वालों को अपनी ज़मीन वापस चाहिए और रशिया वो ज़मीन देने को तैयार नहीं है, और वो एक बफर जोन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे अपने दरमियान और यूक्रेन के दरमियान। अच्छा, इसमें एक कंडीशन तो ज़रूर रशिया डालेगा कि फ्यूचर में कभी भी नेटो यूक्रेन के अंदर नहीं आएगा। ये कंडीशन तो लाजमी तौर पर रशिया ने डालनी है और इसको मेरे ख्याल से एक्सेप्ट कर लेंगे यूक्रेन वाले। लेकिन वो जो टेरिटरी है ना, ज़मीन की एक्सचेंज की जो मामलात हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखना ये है कि चाइनीज़ इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। ये बड़ा हसास मामला है, इतना आसान होगा नहीं चाइनीज़ के लिए। लेकिन गुड न्यूज़ इज़ दैट खुद वेस्ट के अंदर भी, अमेरिका के अंदर से भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स को, उनके बहुत सारे एनालिस्ट को मैं देख रहा था, वो इस चीज़ के हक में है कि यहाँ पर पीस होना चाहिए, और वो भी अपनी गवर्नमेंट को ये एडवाइस दे रहे हैं कि जहाँ तक हो सके अगर आप फैसिलिटेट कर सकते हैं चाइना को तो आप करें वहाँ पर सीज फायर और इन मामलों पे। क्योंकि देखें ना, यहाँ पर अगर अमन आएगा तो ये यूरोप के अंदर अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं उनके लिए बेहतर है ना, यूरोप उनका घर है। तो यहाँ पर अगर जंग फैलती है यूरोप के अंदर तो उनके खुद के लिए मसला है। तो कहीं ना कहीं पे अमेरिका हो सकता है कुछ मामलात पे चाइना को फैसिलिटेट भी करे। अब देखना यह है कि ये जो रशिया गए हुए हैं तो रशिया का क्या मौक़िफ़ सामने आता है, उनका क्या नैरेटिव सामने आता है। इनका तो आ गया ना यूक्रेन वालों का, अब रशिया क्या कहता है ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा।